आज का मुद्दा है कि क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तूफान राहत के लिए मिले 1000 करोड़ का हिसाब देंगी। ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि बंगाल में अम्फन तूफान से बर्बादी के एक हफ्ते बाद भी जब लोगों तक राहत नहीं पहुंच पाई तो बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, लगातार बीजेपी ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर है और ये सवाल उठा रही कि जो 1000 करोड़ का पैकेज केंद्र की तरफ से राज्य को दिया गया, क्या उसका हिसाब ममता सरकार देगी। आपको बता दें, अम्फन तूफान की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए, राहत बचाव के लिए केंद्र की तरफ से जो पैकेज दिया गया उसको लेकर बीजेपी ने ये सवाल उठाए हैं और कहा है कि क्या इसका हिसाब ममता देंगी। टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिनमें एक तरफ पिछले हफ्ते आए अम्फन तूफान से बर्बादी की तस्वीर आपके सामने है, तो बीच में प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे की तस्वीरें, जिस दौरे के अगले ही दिन पीएम ने 1000 करोड़ रुपए की मदद भेज दी। तीसरी तस्वीर है बीजेपी के सवालों में घिरी ममता बनर्जी की। बीजेपी सवाल उठा रही है कि 1000 करोड़ तो बंगाल सरकार को मिल गए, लेकिन आम लोगों तक अभी तक क्यों राहत नहीं पहुंची है। तो 3 तस्वीरें और इन 3 तस्वीरों के जरिए अब बीजेपी की तरफ से यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या 1000 करोड़ का हिसाब देंगी ममता बनर्जी। केंद्र की तरफ से 1000 करोड़ का पैकेज दिया गया है राहत और बचाव के लिए पश्चिम बंगाल को। तो क्या 1000 करोड़ के पैकेज का हिसाब देंगी ममता। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी कोलकाता से आशिका सिंह हमारे साथ हैं, बीजेपी से राजीव जेटली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता भी जुड़ेंगे, लेकिन साथ ही आपको बता दें टीएमसी समर्थक बादल देवनाथ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशिका, हम सबसे पहले आपकी वो रिपोर्ट देख लेते हैं जो आपने उत्तर 24 परगना के तूफान प्रभावित इलाकों से हमें भेजी है। तूफान भले ही गुजर गया हो, लेकिन अपने साथ न जाने कितने घरौंदों की छतों को उड़ा ले गया है। उत्तर 24 परगना में इस समय मैं हूँ। इस घर की छत अब नहीं रही, अम्फन की भेंट चढ़ चुकी है। घर के जो सदस्य हैं, घर की मुखिया, ये यहाँ पर घर की मुखिया जो महिला हैं, ये यहाँ पर छुपाए हुए जो रुपए रखे थे इन्होंने उसको ढूंढ रही हैं और जो सामान यहाँ पर बिखरा पड़ा है उसे एक एक कर बटोर रही हैं। इनका ये कहना है कि 1 सेकंड की भी ये और देरी करती तो ये घर, जो आप देख सकते हैं कि पेड़ यहाँ पर गिरा हुआ है घर के ऊपर, ये घर के नीचे जो है दब करके दोनों पति और पत्नी मर जाते हैं। गुरुवार को ये घटना हुई है और आज 1 हफ्ते लगभग पूरे होने को आए हैं। क्या कोई मदद मिली है, कोई आया है यहाँ पर? ना, क्यों आशेनी, एखोनो पर्यंत क्यों आशेनी। तो यहाँ पर कहीं जो है लोगों का ये कहना है कि हम रोते रोते थक गए हैं और कहीं अब भी प्रशासन से मदद की आस बाकी है। तो ये उत्तर 24 परगना की रिपोर्ट, जहां 1 हफ्ते बाद तक भी सरकार की तरफ से राहत नहीं पहुंची और इसी को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले बादल देवनाथ जी, आपके पास, क्या ममता सरकार 1000 करोड़ का जो पैकेज मिला है बंगाल को, क्या उसका हिसाब देगी? क्योंकि तस्वीरें अभी आपने भी देखी होंगी किस तरीके से 1 हफ्ते बाद तक भी लोग राहत का इंतजार कर रहे हैं। 1000 करोड़ मिल गया, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स? मैडम, आपके पास 1000 करोड़ मिल गया, नवीन जी है जो उड़ीसा का, जो नवीन पटनायक जो मुख्यमंत्री है, उनको जो 500 करोड़ का वादा किया प्रधानमंत्री, उनको भी मिल गया 500 करोड़ रुपया। है आप लोगों को मीडिया के पास कोई डॉक्यूमेंट्स है अभी? बादल देवनाथ जी, ये सवाल बीजेपी उठा रही है, ये सवाल बीजेपी उठा रही है, विपक्ष उठा रही है। आपके सवाल का जवाब लेंगे, बताएंगे राजीव जेटली जी, उनके पास डॉक्यूमेंट है कि नहीं, कि आप फिर हवाई आरोप लगा रहे हैं वो आप? बोलने दीजिए मैडम, प्लीज बोलने दीजिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, प्रदेश भाजपा का जो लीडर है, जो आपकी चैनल पे अभी जो प्रवक्ता बैठे हुए, भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे हुए, उन लोगों के पास गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो
काम होता है, जो सीक्रेट जो काम होता है, ऐसे कैसे पार्टी लोगों के पास मिल जाता है। लेकिन मेरे पास इतना जानकारी है, अभी तक कोई 1000 करोड़ का रुपया कोई अभी तक नहीं आया, और उड़ीसा में जो 500 करोड़ का वादा किया था वो भी नहीं है। लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट के 1000 करोड़ रुपया जो अभी भी टैक्स का जो बाकी है वो भी अभी तक नहीं दिया, 56,000 करोड़ रुपया नहीं दिया है। हर तरफ से हर ईयर 6 महीने के बाद मार्च के बाद जो ऑडिट होता है, वो ऑडिट हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है, मुख्य सचिव की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रदेश जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से दिया जाता है। और तीसरा जो बात है, जो आशिका मैडम जहां पर उत्तर चौबीस परगना जहां पर है, मैं उनके लिए एक लाइन बोलना चाहता हूँ। बंगाल में तूफान में जो साइक्लोन हो गया गुरुवार को, 6 करोड़ लोगों को क्षतिग्रस्त हुआ, और 8.5 लोगों को ममता बनर्जी जब पश्चिम बंगाल का जो गवर्नमेंट है वो उनको पहले से हटा लिया था। नहीं तो उसके बाद जो तूफान आ गया था, इस लोगों को नहीं हटाया जाता और क्षतिग्रस्त और ज्यादा होता। उसके साथ मैं भी और एक बात कहना चाहता हूँ, 700 करोड़ ग्रामीण के अंदर उत्तर 24 जिला में 700 कई लाइनें बोल गए बादल देवनाथ जी आप एक लाइन के चक्कर में। फिर ये लोग जब राहत पहुंचा रही है ममता सरकार, तो ये उत्तर 24 परगना में ये लोग क्यों राहत का इंतजार कर रहे हैं? मूल लाइन मान लीजिए, 1000 करोड़ में बंगाल में जो 6 करोड़ का जो क्षतिग्रस्त हुआ, 1000 करोड़ में कुछ नहीं होगा यहाँ पर। अभी भी ममता बनर्जी 1 लाख करोड़ का क्षतिग्रस्त का डिमांड किया था, लेकिन मिला वादा किया प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ रुपया। 1000 करोड़ से मैडम कुछ नहीं होगा बंगाल में, कुछ नहीं होगा। लेकिन 1000 करोड़ का हिसाब ममता देंगी, ये सवाल बीजेपी उठा रही है। राजीव जी आपके पास, फिर उसके बाद आशिका मैं आपके पास आऊंगी। राजीव जी, फिर क्यों हवा में आप आरोप लगा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं डॉक्यूमेंट दिखाइए आप, उसके बाद लगाइए आरोप। देखिए, मैं तो कहता हूं ममता जी को बोलिए कि सार्वजनिक बयान दे दें कि मुझे पैसा नहीं मिला 1000 करोड़ रुपए। हम तो हिसाब मांग रहे हैं उस बात का। और दिक्कत यहाँ पर ये नहीं है, दिक्कत यहाँ पर ये है, सीरी से लेके सिलीगुड़ी तक जनता सड़कों पर आ गई है, सड़कें जाम कर दी गई हैं, वहां बिजली नहीं आ रही है, 5 दिन से प्रशासन सोया हुआ है। वहां के लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं टीएमसी के वर्कर राशन बेच करके खा रहे हैं, राशन चोरी कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये वहां की जनता इल्जाम लगा रही है कि राशन तक बेच के खा गए। आज इतना मिसमैनेज हो चुका है वेस्ट बंगाल की, इनके पास जवाब नहीं है, जवाब किसी भी बात का नहीं है। 1000 करोड़ का तो देना नहीं चाहते, लेकिन जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको कार्य करने हैं, डायबिटिक लोगों को दवाई नहीं मिल रही है, वहां पे जो पेशेंट है उनको दवाई नहीं मिल रही। चलिए, आपके आरोप कितने सही है? हमारे सहयोगी आशिका सिंह जो लगातार वहां से आ रहे हैं, राजीव जी आपके पास आ रहे हैं आपके पास। आशिका आप बताइए वहां की रिपोर्ट क्या है, क्योंकि आप लगातार वहां पर कवर कर रही हैं, आपने तमाम चीजों को बड़े नजदीक से देखा है। बिल्कुल, एक तो सबसे पहले मैं ये भी कहूंगी कि ये जो 3 तरफा मार राज्य झेल रहा है, एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ ये प्रवासी मजदूर और तीसरी तरफ अम्फन से, जैसा कि मुख्यमंत्री ने बताया 6 करोड़ लोग प्रभावित हुए, बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन यहाँ पर सवाल, मैं जैसे कि कागज की डिमांड कर रहे थे बादल देवनाथ, तो बादल दा से मैं ये भी मांग करूंगी कि वो कागज भी दिखा दें जिसमें ये लिखा हो कि राज्य में सब जगह हर घर में बिजली आ गई है, या फिर कलकत्ता भर में ही बिजली आ गई है, यही कागज दिखा दें। क्यों इतनी तैयारी नहीं थी क्या? इतना बड़ा तूफान आएगा ये नहीं पता था? लोगों को इवैक्यूएट करने की जहाँ तक बात है, पहले आंकड़ा 3 लाख बताया गया, फिर 5 लाख बताया गया, फिर 6 लाख बताया गया, अब कल ये आंकड़ा 8 लाख बताया गया। चलिए मैं मान लेती हूँ, जो कैजुअलिटीज हैं वो औसतन कम ही हुई हैं, 86 जैसा कि लास्ट बताया गया था सरकार की तरफ से। बावजूद इसके परिस्थिति कब जो है वो नियंत्रण में आएगी, सामान्य कब होगी, बिजली घरों में कब आएगी, पानी कब मिलेगा, ये सवाल, इसका जवाब कौन देगा? बिल्कुल, इस सवाल का जवाब भी देना चाहिए और ममता सरकार को यह भी बताना चाहिए जो आरोप बीजेपी लगा रही है उसके आरोपों में कितना दम है। लेकिन इस सबके बीच बता दें कि तूफान की तबाही से निपटने के लिए केंद्र की तरफ से दी गई राशि के खर्च का हिसाब किताब देने पर ममता बनर्जी के रुख को देखकर बीजेपी ने भी सीएम पर सवाल उठाए। माननीय प्रधानमंत्री जी शुक्रवार के दिन आके 1000 करोड़ रुपया एक अंतरिम राशि के तौर पे घोषणा की और घोषणा करने के 24 घंटे नहीं गए राशि पश्चिम बंगाल के राजकोष में आ गया। इसके बाद आज 4वां दिन निकल गया है। ये राशि कहाँ है किसी को कोई पता नहीं। लोगों के हाथ में
कोई राहत नहीं पहुंचा है। 8 दिन हो गए, ये राशि मेरे ख्याल से ऐसे ही रहेगा और देखिए देखते देखते जैसे लोग भूलेंगे ये कहीं का कहीं चला जाएगा, क्योंकि ये एकमात्र हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं जो हर समय में हर चीज पे बोलते हैं हमसे हिसाब मत मांगो। ये पहले ही बोल दिए कि आप जो भी राशि दोगे उसका हमसे हिसाब मत लेना। बादल देवनाथ जी, क्या इसीलिए ममता खामोश है? नहीं ऐसा कोई बात नहीं। हिसाब तो कोई भी गवर्नमेंट हो, भारत के अंदर कोई भी गवर्नमेंट हो, सभी गवर्नमेंट ने बदल गए। आप बदल गए। पश्चिम बंगाल के अभी तो आप बोल रहे थे कि डॉक्यूमेंट दिखाएं, अभी तो आपने कहा कि डॉक्यूमेंट दिखाएं, फिर ममता बनर्जी सामने आकर क्यों नहीं बोलते कि बीजेपी झूठ बोल रही है? बीजेपी तो कह रही है कि 24 घंटे के भीतर पश्चिम बंगाल के राजकोष में पैसे आ चुके हैं। मैडम, हालत ऐसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी बहाने का चाहिए। गुजरात, उत्तर प्रदेश के बारे में कोरोना को जो फैल गया, वहां पर मौतों का आंकड़ा बढ़ गया, किसी का करके मुद्दे को हटाने के लिए, मुद्दे को घुमाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी का बहाना चाहिए और ममता बनर्जी के ऊपर झूठे आरोप लगाना इनके लोगों का काम हो गया है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब हर जगह से जैसे सोनापुर हो, मिर्जापुर जो कलकत्ता के अंदर हो, 80% जगह के ऊपर बिजली आ गया। राजीव जेटली जी, आप तो कह रहे हैं कि राजकोष में पैसा आ चुका है और बादल देवनाथ जी कह रहे हैं कि झूठे आरोप लगा रहे हैं आप। समुद्र के आसपास जो है वही इलाका, मुझे बोलने का मौका दीजिए, आप वक्त नहीं दे रहे। बिल्कुल इनका लंबा भाषण सुन रहे हैं। बादल देवनाथ जी, 1 मिनट रुकिए। मुझे मालूम है, बादल देवनाथ जी 1 मिनट रुकिए। ऐसा बात नहीं है ममता बनर्जी काम नहीं कर रहे, नहीं, को हटाने के लिए हिसाब देंगी कि नहीं देंगी, पैसा आ चुका है कि नहीं आ चुका? क्योंकि बहुत बड़ी बात आपने कही है, आपने कहा है कि डॉक्यूमेंट दिखाए बीजेपी, और बीजेपी ये दावा करे कि 24 घंटे के भीतर वो पैकेज दे दिया गया, राज्य सरकार को पैकेज मिल चुका है। लेकिन ऐसा बोलने से कुछ नहीं होगा। 24 घंटे के अंदर ठीक है देवनाथ जी, प्रूफ करना होगा। हाँ, बादल देवनाथ जी 1 मिनट सुन लीजिए। राजीव जेटली आप बोलिए। नवीन गवर्नमेंट उड़ीसा में चलो ठीक है, राजीव जी आपके पास आ रहे हैं, जरा आम लोगों की राय क्या है, आम लोगों की राय क्या है वो जरा एक बार देख लेते हैं। कोलकाता से लेकर उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना तक कई जगह लोग तूफान गुजर जाने के 1 हफ्ते बाद भी राहत का इंतजार कर रहे हैं। सुनते हैं लोगों ने क्या कुछ कहा। कैसे जान बचाई? আরে আমরা এদিকে কাজ করছিলাম, গোছাচ্ছিলাম, এদিকের মাল এদিকে নিচ্ছিলাম, ওদিকের মাল এদিকে করে এইভাবে কোনো রকমে বাঁচার চেষ্টা করছিলাম। হঠাৎ গাছটা আওয়াজ শুনলাম যে মরমর করে আওয়াজ। মাথা দুটো হাত অচল, এই অপারেশন করা, এই যে মাথা এই দেখো অপারেশন করা, সারা শরীরে এই কোমর ভাঙা। क्या क्या ढूंढ रही हैं आप? দেখুন সে সকাল 11টার থেকে আমরা মানে ঘরে এখন কি খুঁজছেন? এখন খুঁজছি, এখানে আমার মানে দশকের তলায় টাকা ছিল। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर संकट के समय में राजनीति नहीं करने की अपील की और एक साथ तूफान और कोरोना की मार के लिए राज्य को तैयार रहने की बात कही। এবং প্রত্যেকে যে লোক সংখ্যা আসছে তাদের যদি 25% আমি দেখি পজিটিভ, তাহলে তো রাজ্যের জন্য এটা দুঃসংবাদ, সুসংবাদ নয়। আমরা সেই জন্য একটা প্ল্যানিং করে চলছিলাম, কিন্তু একটা রাজ্যকে সে বিপদে পড়েছে বলে একদিকে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার, একদিকে করোনা, একদিকে ডিজাস্টার, একদিকে লকডাউন, সব একসাথে চাপিয়ে দিতে হবে, এটা ঠিক নয়। राजीव जेटली जी, ममता भी कह रही है कि एक साथ कई चीजों से पश्चिम बंगाल इस वक्त जूझ रहा है और बीजेपी राजनीति कर रही है। मुझे थोड़ा सा बोलने का मौका दीजिए, मैं बहुत लंबे वक्त से आप इनके भाषण सुन रहा हूँ। आप देखिए राजनीति किसे कहते हैं? राजनीति इसे कहते हैं कि जब महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल में लेबर जाती है, माइग्रेटेड वर्कर जाते हैं, तो ममता बनर्जी कहते हैं कि मेरे प्रदेश के अंदर आप कोरोना फैला रहे हैं। रेल मंत्री मेरे प्रदेश में कोरोना फैला रहे हैं, मतलब कि महाराष्ट्र से जो कोरोना आ रहा है वो वेस्ट बंगाल में जा रहा है। ये ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है। मैंने सुन लिया, अभी ममता बनर्जी सुन लिया। आपका कार्यकर्ता सड़क पे पीट रहा है, आपको मालूम है? आपका टीएमसी का कार्यकर्ता को बंगाल की जनता सड़क पे मार रही है। आपके कार्यकर्ता बाहर नहीं निकल पा रहे, काउंसलर बाहर नहीं निकल पा रहे, जनता ढूंढ रही है उनको। कहाँ है वो काउंसलर? कहाँ है वो काउंसलर? वो पार्षद कहाँ भाग गए? कहाँ छुपा दिया ममता बनर्जी ने? चोरी के काम में लगाया है क्या आपने उनको? आप चावल चुराने के काम में लगा दिया क्या? ये हालात हो गए। गरीब आदमी का पैसा, गरीब आदमी का राशन खा रहे हैं आप वहाँ पर, ये राजनीति कर रहे हैं। अरे 2009 में आप इनको चुप कराइए, क्या बदतमीजी है ये? क्या बदतमीजी है? ऐसे ही लोग हैं जो वेस्ट बंगाल की सड़कों पे, ऐसे ही टीएमसी के कार्यकर्ता है, ऐसे ही वहाँ पे शोर मचाते हैं।
कोरोना पॉजिटिव बनाना चाहते हैं आप लोग, इसीलिए लोग पीटते हैं इन लोगों को। आपको मालूम है टीएमसी का कार्यकर्ता सड़क पे पिट रहा है आज की डेट में वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वो अधिकार मार रहे हैं लोगों का राशन खा जाते हैं वो लोग, चोरी करते हैं, चोरी करके खा रहे हैं, चोरी करके खा रहे हैं। अब ये बात सुनिए, 2009 में ऐसे ही हालात पैदा हुए थे जिन वजहों से ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल का शासन मिला था। आयला तो जब साइक्लोन आया था उस टाइम पे ऐसा ही मिसमैनेजमेंट हुआ था, इसी तरीके से लूट खसोट चोर बजारी चल रही थी, तब सीपीआईएमएल की चल रही थी। नहीं ऐसा मत करिए, बंगाल में लूटफूट ऐसा नहीं होता है, बंगाल में लूटफूट ऐसा नहीं होता है। चिंतापूर्ण बात यह है केवल चोरी, सीनाजोरी और राजनीति और अपने ही प्रदेश की। ठीक है राजीव जी, बादल देवनाथ जी, लेकिन सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि अगर पैसा नहीं मिला है तो ममता बनर्जी क्यों नहीं सामने आकर बोलती हैं, क्यों आखिर चुप्पी साधे हुए हैं? इस बीच आशिका की एक और रिपोर्ट देख लेते हैं। बादल देवनाथ जी, एक और रिपोर्ट देख लेते हैं हमारी सहयोगी आशिका की, जो उन्होंने उत्तर 24 परगना से भेजी है। क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वह आशियाना, न जाने कितने आशियान बर्बाद हो गए। कहीं कोई अपने टूटे हुए खिलौनों के लिए रो रहा है तो कोई टूटे हुए छत के आंसू बहा रहा है। क्या हुआ था उस दिन? ওই ঝড় এসেছিল, ঘরের ওই চাল টাল উড়ে গেছে, ভেঙে গেছে বলে আমরা ওই পাশের বাড়ি গিয়ে রাত্রে। ये कहानी एक नहीं अनेक घरों की है। उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर, ये वो जिले हैं जो इस तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वहीं बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा और उन्हें सरकार चलाने में नाकाम बता दिया। तो सरकार का है क्या? ममता बनर्जी के हाथ से सारे निकल गया। आज जनता में क्षोभ है, सरकार का अंदर क्षोभ है और विस्फोट अभी मंत्रिमंडल में भी हो गया। ऐसा स्थिति आज बंगाल में हुआ, जो ममता का हाथ का बाहर अपना मिनिस्टर लोग भी चला गया। कैसे सरकार चलाएंगे? इस सरकार को पर जनता का कोई आशा भरोसा नहीं है। इसीलिए मैं समझता हूं इस पश्चिम बंगाल में अभी ममता का कोई जरूरत नहीं है। बंगाल को बचाने के लिए मोदी जी का जरूरत है और मोदी सरकार को आना चाहिए। ममता बनर्जी और केंद्र के बीच चल रहे विवाद का असर महाराष्ट्र में फंसे पश्चिम बंगाल के मजदूरों पर पड़ रहा है, जो पश्चिम बंगाल लौटने की आस में दहिसर इलाके में जुटे हैं। महाराष्ट्र के बाद अब केंद्र सरकार और बंगाल सरकार के बीच विवाद बढ़ गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि रेलवे अपनी मर्जी से बंगाल के लिए ट्रेनें छोड़ रही है, लेकिन इस विवाद में सबसे ज्यादा असर मुंबई में फंसे बंगाल के मजदूरों पर पड़ रहा है, जो कि इन्हें ये जानकारी नहीं मिल रही कि कोई ट्रेन भी बंगाल जाएगी या नहीं जाएगी, और इसलिए यहाँ पर दहिसर चेकनाके पर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ से बस जो है उन्हें बॉर्डर तक छोड़ेगी और फिर वहाँ से दूसरी बस जो है बॉर्डर तक लेके जाएगी। ये तमाम जो लोग हैं ये यहाँ पर काम करने के लिए आए थे, अपने पेट पालने, अपने परिवार का पेट पालने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन अब जबकि काम धंधा बंद है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, और तो अपने राज्य अब ये जाना चाहते हैं। लेकिन ममता सरकार जो है ट्रेनों को अलाउ नहीं कर रही है। 41 ट्रेन जो है परसों बंगाल के लिए प्लान की गई थी, लेकिन उसमें से सिर्फ 6 ट्रेनें जो है ममता सरकार लेने के लिए तैयार हुई, तो इसका सीधा असर इन लोगों को पड़ रहा है। बादल देवनाथ जी, बीजेपी के आरोप राजनीतिक हो सकते हैं, लेकिन आशिका ने जो रिपोर्ट दिखाई, उधर जो तूफान प्रभावित लोग हैं वो मदद का इंतजार कर रहे हैं, उधर महाराष्ट्र में मजदूर इंतजार कर रहे हैं कि उन तक सरकार कोई संदेश पहुंचाए कि उनको बुलाया जा रहा है कि नहीं बुलाया जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ठीक काम कर रही हैं। एक मिनट टाइम लीजिएगा। आशिका मैडम जहां पर है ठीक जगह पर है। मैं अभी आपको बताया उत्तर जिला में समुद्र के आसपास नदी के इलाके में। एक मिनट राजीव जी रुक जाइए, राजीव जी एक मिनट रुक जाइए। एक बात कहना चाहता हूँ, वो ठीक है, एक बार बोलने दीजिए। उससे राजीव जी थोड़ा 1 मिनट टाइम लीजिए। अरे थोड़ा तो पहले मुझे बोलने देते ना, आपको उजागर करना भी तो बहुत जरूरी है। देश के सामने, वेस्ट बंगाल के सामने आप उजागर हो चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट मालूम है, लेकिन मुंबई से जब लॉकडाउन लागू हुआ
प्रधानमंत्री जी को मालूम नहीं था 14 करोड़ के ऊपर लोग बाहर है, प्रवासी श्रमिक बाहर है। उस समय जितना प्रवासी श्रमिक महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उस समय अरे ट्रेनों के लिए आपकी सरकार ने मना किया कि पश्चिम बंगाल में ट्रेन मत भेजिए वहाँ पर, और उसके बाद आप केंद्र पे सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग जब अभी आएगा बंगाल में, राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए क्या किया बादल देवनाथ जी? राजीव जी 1 मिनट, आप बता रहे हैं महाराष्ट्र से जो राजीव जी 1 मिनट, ये बता रहे हैं महाराष्ट्र से जो बंगाली आ रहा है वो कोरोना पॉजिटिव है। आप अपने वर्कर को कोरोना पॉजिटिव बता के बहाना बना के उनको नहीं लाना चाहते। लेकिन अभी वहाँ पर टोटल कोरोना पॉजिटिव है। अभी वो लोग जब बंगाल में आएगा, बताइए अपने ही पूरा बंगाल की जनता को ये विवाद बताकर उनको छड़ने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं बॉम्बे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जाने के लिए। ठीक है, सवाल ये कि 1000 करोड़ का क्या हिसाब देंगी ममता, क्योंकि सवाल बीजेपी उठा रही है और उनसे हिसाब मांग रही है। ये आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार राहत और बचाव कार्य में नाकाम साबित हो रही है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशिका आपका, राजीव जी आपका, बादल देवनाथ जी आपका भी शुक्रिया। इस बीच आपको बता दें, देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये संख्या बढ़कर 1,58,333 तक जा पहुंची। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,566 मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 194 मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना की वजह से हुई मौत का आंकड़ा 4,531 तक जा पहुंचा है। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा जो खराब हालात हैं वो महाराष्ट्र में हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 56,500 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 18,000 के पार जा पहुंची है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां 15,257 मरीज हो चुके हैं। गुजरात चौथे पायदान पर, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 15,000 के पार पहुंच गया है। और 5वें नंबर पर है राजस्थान, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 7,703 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में है, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर है अमेरिका, जहां कोरोना के मरीज 16,99,000 से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राजील दूसरे नंबर पर, जहां मरीजों की संख्या 4,11,000 के पार जा पहुंची है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 3,70,000 के पार जा पहुंची है। ब्रिटेन चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,68,000 से भी ज्यादा है। और 5वें नंबर पर है स्पेन, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2,36,259 है। भारत चीन लद्दाख सीमा विवाद पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारत और चीन से तनाव बढ़ाने से बचने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा है कि वो भारत और चीन की मौजूदा स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत चीन के बीच मध्यस्थता वाले बयान पर यूएन महासचिव ने कहा कि इस बारे में दोनों देशों को फैसला लेना है। तो सीमा विवाद पर यूएन का यह बयान, यूएन के तनाव बढ़ाने से बचने की अपील की गई है। इस बीच आपको बता दें, अमेरिका की तरफ से दोनों देशों के बीच मध्यस्थता का ऑफर दिया गया था। इस पर यूएन ने कहा है कि ये दोनों देशों को इस पूरे मामले पर फैसला लेना है। लॉकडाउन में राहत के बाद दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर फिर लंबा जाम देखने को मिला। यहां पुलिस लोगों को पास चेक करने के बाद ही आगे जाने की अनुमति दे रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर और दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर आज भी सील है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहां पर जो यूपी पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार गाड़ियों को चेक कर रहे हैं और किस तरीके से एक गाड़ी के पास यहां पर पास नहीं है वो अंदर गाजियाबाद में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है और किस तरीके से जो यूपी पुलिस के जो अधिकारी हैं उससे कह रहे हैं कि वो आगे नहीं जा सकते क्योंकि इनके पास पास नहीं है। लिहाजा उनकी गाड़ी को आप देख रहे हैं किस तरीके से गार्ड करके साइड में लगवाया जा रहा है यहाँ पर। और यूपी पुलिस के अधिकारी यहाँ पर देखिए किस कदर यहाँ पर मौजूद है, लगातार वो बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कहाँ जाना है? स्कूल में जाना है। नाम बता दीजिए। लेटर दिखा दीजिए। मैडम कहाँ जाना है आपको? सर स्कूल में हमारी ड्यूटी लगी हुई है।
अकाउंट लगी हुई है और ये इनका लेटर है, ये आपका लेटर है? हाँ जी, हाँ जी। तो ये इस तरह से जा सकती हैं? वो बताइए, ये स्कूल के काम से जा रही है। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर अभी भी सील है। सील इसलिए है क्योंकि गाजियाबाद प्रशासन का यह मानना है कि जो लोग दिल्ली गाजियाबाद रोजाना आवागमन करते हैं उनकी वजह से जो है जो कोविड-19 के जो मरीज हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट निजाम के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। वहां एक कार में छिपा कर रखे गए आईडी को सुरक्षा बल ने डिफ्यूज कर दिया है। कार में इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक रखा था कि उसे डिफ्यूज करने के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। आसपास के इलाके में भी खासा नुकसान पहुंचा। बताया गया कि जिस कार में विस्फोटक रखा था उस कार पर मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट लगी हुई थी। कार में विस्फोटक मिलने की जांच एनआईए को सौंपी जा सकती है। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब डिफ्यूज किया गया था इस आईडी को, कितनी ज्यादा मात्रा में आईडी रखा गया था। जब इसे डिफ्यूज किया गया तो कार के भी परखच्चे उड़ गए। अब सोचिए अगर इसका इस्तेमाल साजिश को अंजाम देने में कर दिया जाता, अगर यह साजिश नाकाम ना होती तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रिफत, अब और क्या जानकारी मिल पा रही? ये कार जहां से मिली है वो किस तरीके का इलाका था और क्या ये पता चल पा रहा है कि वहीं पर इस साजिश को अंजाम देने की योजना थी या फिर प्लान कुछ और था? देखिए गायत्री, अभी मामले की तहकीकात चल रही है, लेकिन एक पार्कड कार थी और उसके बाद जब सुरक्षा बलों को पता चला है कि वहां उसमें आईडी रखी गई है, क्योंकि सुरक्षा बलों का यह कहना है कि पहले ही उनके पास, जिस तरीके से पुलिस ने भी ट्वीट किया कि पहले ही उनके पास इनपुट्स थे और उन इनपुट्स को फॉलो किया जा रहा था। और अगर इनपुट्स के हिसाब से देखें तो फिर उन्होंने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली होगी पुलिस, सीआरपीएफ या आर्मी को, उसके बाद वो फॉलो कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से ब्लास्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं ये कंट्रोल ब्लास्ट है। पहले उस एरिया को जो है किसी को रखा नहीं गया, किसी शख्स को, सबको कहा गया है कि वो अलर्ट रहे, लेकिन कुछ घर वहां पे जरूर हैं इर्द गिर्द जिनको काफी नुकसान पहुंचा है इस ब्लास्ट की वजह से। तो पूरी कार को उड़ा दिया गया। हो सकता है कि आईडी को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता। तो उस पूरी कार में जो है जो धमाका हुआ उसकी वजह से पूरे एरिया में आवाज सुनी गई और पूरे एरिया में जो है ये कहा जा सकता है कि पूरा हिल गया वो सब एरिया। तो उससे आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरीके से आपने कहा कि क्या कोई साजिश अंजाम दी जा सकती थी, तो ये अगर मिलिटेंटों की तरफ से इसमें रखी गई थी, तो अगर ये कहीं पे भी ब्लास्ट होता तो आप अंदाजा लगाइए कितना नुकसान हो सकता था। ये जो कंट्रोल ब्लास्ट है इसमें इतना नुकसान हो गया, और ये अगर कहीं पे टारगेट पे लग जाती, अगर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाता या किसी कैंप में फिदाइन अटैक किया जाता या किसी कैंप के गेट पे फिदाइन अटैक किया जाता, तो वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। पुलिस का कहना है कि एक बड़े हादसे को या एक बड़े आईडी ब्लास्ट को जो है वो रोका गया। सवाल उठ रहा है कि जहां से ये कार मिली है, क्या शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि क्या उसी इलाके को टारगेट किए जाने की योजना थी? वहां पे किसी चश्मदीद ने देखा इस कार को वहां पर किसी को पार्क करते हुए, या कब से ये गाड़ी वहां पर खड़ी हुई थी, इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिस तरीके से पुलिस ने कहा कि उनके पास इनपुट्स थे कि ऐसा हो सकता है या कार में एक्सप्लोसिव्स भरे जा रहे हैं, हो सकता है उनको किसी ने खबर दी हो और उसके बाद इस कार को रेडी किया गया हो, और उसके बाद जब जानकारी मिली सुरक्षा बलों को, उन्होंने इस कार को स्पॉट किया और उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय किया गया। तो ऐसा हो सकता है कि अब जांच की जाएगी कि कहाँ पे इस तरीके का मंसूबा बनाया गया, कहाँ इस पे सामान, जो खासतौर से आईडी है, जो बारूदी मवाद है, वो कहाँ पे इसमें भरा गया और क्या साजिश थी, क्या कुछ होने वाला था, क्या किसी कैंप पे अटैक करना था, क्या सुरक्षा बलों की कॉन्वॉय को अटैक करना था। ये अब जांच का मामला है। हो सकता है कि एनआईए को भी जांच के लिए बुलाया जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी रहती है इस तरह के धमाकों में। आपको मालूम है कि जो पुलवामा में अटैक हुआ था, जो लेथपोरा पुलवामा में, उसमें तकरीबन 40 सीआरपीएफ के लोगों की जान गई थी। एक बहुत बड़ा अटैक था, पिछले 30 साल का सबसे बड़ा अटैक माना जाता है उसको। लेकिन जिस तरीके से इस कार में भी बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव भरा हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से धमाका हो रहा है या जिस तरीके से आसपास के एरियाज में नुकसान हुआ है, आप अंदाजा लगाइए कि एक इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर जो इंस्टॉल किया गया था, जब ये धमाका हो, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर उस इंस्टॉलेशन साइट से गिर गया, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाके की शिद्दत क्या है।
तो ये क्या पाना मुश्किल है कि टारगेट कौन सा था, साजिश क्या थी, या कहाँ पे किसको निशाना बनाना था। लेकिन ये बात जरूर है कि बहुत ज्यादा बारूदी मवाद इस कार में था, जिसकी वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ। वैसे किस तरीके का इलाका है जहां से कार मिली है और कितनी बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है? कार की कुछ डिटेल पता चल पाई है? हालांकि गलत नंबर लगाकर ये कार वहां पर पार्क की गई थी। देखिए, ये एक सेंट्रो कार है, जिस तरीके से ये फोटो में भी दिख रहा है, साइड में कहीं पे पार्किंग पे थी। और दूसरा ये कि इस पे जो नंबर प्लेट लगा था वो 08 है, जेके 08, वो यहाँ का नहीं है बल्कि कठुआ का बताया जा रहा है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट का जो जम्मू सूबे का है। हो सकता है कि कोई भी नंबर चूज किया गया हो और उस पर लगाया गया हो और वो नंबर जो है मैच हो रहा है किसी मोटरसाइकिल के साथ, यानी कि 2 व्हीलर का नंबर जो है कार पे लगाया गया था। तो सिंपली ये फेक नंबर प्लेट है। तो अब यही देखना होगा कि किसने इसको कार को वहां पे लेकिन क्या रखा इससे और भी कोई सुराग आगे लग क्या सकता है? बाइक का जो नंबर लगाया गया था, क्या इससे भी कोई सुराग मिल सकता है? देखिए, वो क्या पाना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी अगर कोई फेक नंबर प्लेट बनाता है तो कोई भी नंबर लगा दिया, तो ऐसा पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि किसी का भी नंबर लग गया उसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं पे इन्वॉल्व हो सकता है इसमें, क्योंकि नंबर किसी का लगेगा तो वो खुद अपना नंबर नहीं लगाएगा। तो ऐसे में ये क्या पाना मुश्किल है कि क्या कोई उससे कोई सुराग मिल पाएगा, क्योंकि किसी और डिस्ट्रिक्ट का नंबर, किसी और मोटर, और जाहिर सी बात है कि जब फेक नंबर प्लेट लगाया जाएगा तो तभी किसी और चीज का नंबर आएगा, यानी मोटरसाइकिल का नंबर कार पे। तो मुझे नहीं लगता कि उसके साथ इसका कोई लिंक हो सकता है। तो अब देखना होगा कि किसने लगाया, किसने ये साजिश की, किसने ये आईडी इसमें भरा। तो ये देखने वाली बात होगी। इसमें इन्वेस्टिगेशन अब हो जाएगी और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर टारगेट क्या था और क्यों इसमें आईडी फिट की गई थी। बिल्कुल, तो ये टारगेट क्या था, साजिश क्या थी, किसकी ये साजिश थी? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एनआईए को इस पूरे मामले की जांच सौंपी जा सकती है।